ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पर कि अगर अपन बात करें, अपन जो फीचर्स देख रहे थे यहाँ पर, तो फीचर्स के केस में अपन ने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहला फीचर तो अपन ने ये देखा कि जावा इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकंड फीचर में आपने क्या देखा यहाँ पर, तो सेकंड में आपने देखा सिक्योर, है ना, जावा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर थर्ड फीचर में आपने देखा यहाँ पर पोर्टेबल, है ना। फिर उसके बाद में फोर्थ फीचर की अगर अपन बात करें तो आपने यहाँ पे देखा मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब फिर इसके बाद में अगर अपन बात करें कि यार इसके बाद में नेक्स्ट फीचर क्या आते हैं इसके, है ना, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि यार ये तो चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, सिंपल सिक्योर, है ना, पोर्टेबल मशीन इंडिपेंडेंट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट फीचर आता है आपका ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। तो अगर अपन बात करें कि यार ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर कि यार सी में तो ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं था, है ना। सी में तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यार सी में आपने देखा था कि यार आप सिंपली अगर एक एरे ही लेते हो, है ना, कि मैंने लिखा है इंटीजर एरे, और इंटीजर एरे के केस में आपने ऐसा कुछ लिख दिया वहां पर इंट ARR, और ARR में आपने लिख दिया 20। तब सी के केस की बात कर रहा हूं मैं ना, तो सी के केस में आप ऐसा बोलते थे कि यार कि सी के केस में आपने यहाँ पर अगर एक एरे डिफाइन किया है और उसकी साइज दे दी आपने 20, तो यहाँ पर 20 ब्लॉक्स अलोकेट हो जाएंगे। 5 ब्लॉक्स पर आपने वैल्यूज पुट कर दी, रिमेनिंग 15 ब्लॉक्स आपके एम्प्टी है, तो वो क्या हो जाएंगे, सिंपली वेस्ट हो जाएंगे। अब उस केस में यहाँ पर मेमोरी के वेस्टेज को अगर आपको रोकना है, तो उस केस में फिर आप क्या यूज करते थे, तो द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, है ना। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या आता था आपका, वही मेलॉक, फिर कैलॉक, फिर री एलॉक, है ना, और फिर फ्री, है ना। ये आपने वहां पे कंसेप्ट देखे थे, है ना, कि ये कंसेप्ट आप पढ़ के डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट वहां पर एप्लीकेबल करते थे, अप्लाई करते थे। फिर अगर हम बात करें सी प्लस प्लस की, तो सी प्लस प्लस के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार सी प्लस प्लस में जो मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट आया था वो था आपका थ्रू डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर मतलब क्या, आप यहाँ पे सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते थे। ऑब्वियसली कि सी प्लस प्लस आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, और जो आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं तो अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट को आपको वहाँ पर रिमूव करने की रिक्वायरमेंट लगेगी, और रिमूव करने की रिक्वायरमेंट लगेगी तो आप एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रक्टर लिखते थे, और वो डिस्ट्रक्टर फिर इम्प्लिसिटली क्या करता था, अपना वर्क करता था, कि जो अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट है, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है ना, उनको क्या करता था, रिमूव करने का काम करता था। बट अगर हम बात करें यहाँ पर जावा में, तो जावा के केस में आप ऐसा बोलोगे क्या, जावा में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है। अब ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट मतलब क्या, कि अगर हम बात करें यहाँ पर जावा की, तो जावा में डिस्ट्रक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती है। जावा के अंदर डिस्ट्रक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो फिर अब जावा में मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, तो वो होता है गार्बेज कलेक्टर से, है ना। आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि जावा के अंदर डिस्ट्रक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती है ना। जावा के अंदर जो होता है तो वो होता है आपका गार्बेज कलेक्टर। ये गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, तो ये गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली, है ना, आपके अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को, अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट को हटाने का काम करता है। जैसा कि आपने देखा क्या सी प्लस प्लस में डिस्ट्रक्टर करता था, तो अब लेकिन सी प्लस प्लस में भी ऐसा होता था ना कि डिस्ट्रक्टर को आपको एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता था, कि आप कंस्ट्रक्टर बनाते थे और फिर अगर आपको वहां पर मेमोरी फ्री करवाना है तो आप एक्सप्लिसिटली डिस्ट्रक्टर लिखते थे, लेकिन वो वर्क करता था फिर वहां पर इम्प्लिसिटली। इन द सेम वे जावा के अंदर आपके पास में ये फंक्शनलिटी है कि डिस्ट्रक्टर को तो आपको एक्सप्लिसिटली लिखना ही नहीं पड़ता, क्योंकि जावा में डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट ही नहीं होता है। बट जो गार्बेज कलेक्टर का कंसेप्ट है वो भी इंटरनली वर्क कर जाता है। इंटरनली वर्क कर जाता है मतलब कि आपने क्लास बनाई, क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में आपने अपना टास्क परफॉर्म किया, और अब जब वो टास्क परफॉर्म हो गया है और वो ऑब्जेक्ट का भी वर्क कंप्लीट हो गया है, और अब अगर वो ऑब्जेक्ट सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है अपने नल रेफरेंस को, या उसके अंदर नल आ गया है ना, या आप कुछ बचा ही नहीं है टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो फिर गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली उस अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या कर देगा, इंटरनली ही हटा देगा। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये जावा के अंदर इम्प्लिसिट होता है, आपको एक्सप्लिसिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जावा हैव द फीचर ऑफ ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट विच इंटरनली यूजेस गार्बेज कलेक्टर। हियर गार्बेज कलेक्टर, है ना, रिमूव्स द अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि यार और क्या आ सकता है इसमें, तो इसमें आप एक पॉइंट ऐसा बोल सकते हो, परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें कि जावा की परफॉर्मेंस क्या है और कैसी है, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि जावा की परफॉर्मेंस, है ना, लिटिल बिट सिमिलर है आपकी सी प्लस प्लस से।
और ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा बोल सकते हो कि यार 19-20 है सी और सी प्लस प्लस की परफॉर्मेंस से। और अगर और उसको कंपेयर करना है तो सी हटा दो, आप सिंपली ऐसी बात करो कि यार सी प्लस प्लस की और जो जावा की परफॉर्मेंस है वो 19-20 है। क्यों 19-20 है? क्योंकि जो सी प्लस प्लस है वो सिंपली यूज करता है आपका सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर। अगर हम बात करें जावा की, तो जावा के केस में जावा आपका कंपाइलर तो यूज करता ही करता है, साइड बाय साइड इंटरप्रिटर भी यूज करता है। ये चीज आपको भी पता है कि यार इंटरप्रिटर अगर आप यूज करोगे तो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा हो जाएगा। अब जब इंटरप्रेटर का यूज कर रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे जावा की भी स्पीड लिटिल बिट स्लो होगी, है ना, और उसका एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो अब ये इस पॉइंट को तो देखते हुए आप ऐसा बोल दोगे कि जावा की स्पीड क्या हो जाएगी, सी प्लस प्लस से भी और कम हो जाएगी। लेकिन जावा ने क्या करके रखा है कि जावा के अंदर जो इंटरप्रेटर है वो इंटरप्रेटर भी कंपाइल्ड कोड पे वर्क करता है। मतलब वो डायरेक्टली आपके रॉ डेटा को इंटरप्रेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है, वो आपके कंपाइल्ड कोड को कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जिसकी वजह से इसकी स्पीड इतनी ज्यादा भी स्लो नहीं होती है कि आप डायरेक्टली उसको बोल दो कि इसकी स्पीड सी प्लस प्लस से भी ज्यादा डिग्रेड हो गई। इंटरप्रेटर यूज करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया है 19-20, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरप्रेटर भी डायरेक्टली रॉ डेटा पे वर्क नहीं करता है, वो कंपाइल्ड कोड पे वर्क करता है। अब तुम बोलोगे कि सर ये कैसे वर्क करता है ना, अभी तो आपने सिर्फ बोल दिया, हम इसको कैसे इमेजिन करें, तो अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि यार कैसे आपका जावा का सोर्स कोड कंपाइलर के पास में जाएगा, कैसे वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, बाइट कोड से कैसे जेवीएम के पास में जाएगा, और जेवीएम कैसे उसको कन्वर्ट करके नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा, वो मैं एक डायग्रामेटिकली बताऊंगा। बट अभी बस इतना याद रखो फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जावा की परफॉर्मेंस सी प्लस प्लस के कंपेरिजन में 19-20 ही है ना। वो इतनी ज्यादा एकदम दिखती नहीं है ना, इसलिए आप सिर्फ उसको 19-20 बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जावा इंटरप्रेटर यूज करता है, और इंटरप्रेटर भी यूज करता है, तो इसलिए ज्यादा स्पीड डिग्रेड नहीं हुई, क्योंकि वो कंपाइल्ड कोड को यूज करके नेटिव कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पर इसके अलावा और कोई सा पॉइंट, तो इसके अलावा अगर हम इसके 7th पॉइंट को डिस्कस करें तो अपन सिंपली ऐसा बोल सकते हैं यूनिकोड। अब ये यूनिकोड मतलब क्या होता है? तो यूनिकोड मतलब आप ऐसा बोल सकते हो यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैरेक्टर इनकोडिंग, है ना, विच अंडरस्टैंड्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिटन लैंग्वेजेस। मतलब क्या होता है इसका? तो आप ऐसा बोलोगे कि यार इसके पहले, है ना, आपका आप ऐसा बोल सकते हो कि जो सी हो गया, जो सी प्लस प्लस हो गया, वो सिंपली आपके आस्की कोड पर वर्क करती थी, है ना। अब आस्की कोड क्या होता है? तो आस्की कोड मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि यार ये सिंपली कैरेक्टर, एक इनकोडिंग कैरेक्टर सेट होते हैं, है ना, कि जो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं, है ना। लेकिन यूनिकोड क्या होता है? तो यूनिकोड मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली ये यूनिकोड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टू 10 लाख, है ना, के बीच के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, वो ये लैंग्वेज, ये यूनिकोड, है ना, सबको क्या कर देता है, मतलब सबको क्या कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है ना। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि यार एटमोस्ट सारे ही कैरेक्टर्स और सारे ही सिंबल्स, है ना, आपके इस यूनिकोड के अंदर आ जाते हैं। बट आस्की के अंदर सारे स्पेशल सिंबल्स और सारे कैरेक्टर्स नहीं आ पाते हैं। और जावा क्या है, आपकी वर्ल्ड वाइड यूज लैंग्वेज है ना, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, तो ये हर जगह आपकी यूज हो सकती है। इसलिए ये किसके ऊपर वर्क करता है? आपके यूनिकोड कैरेक्टर सेट के ऊपर वर्क करता है। बोले तो UTF-8 फॉर्मेट पे वर्क करता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैरेक्टर इनकोडिंग। ठीक है, विच अंडरस्टैंड्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रिटन लैंग्वेजेस। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा फिर क्या आता है यहाँ पर, तो इसके अलावा आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है? तो ये तो सबको ही पता है। क्या आपने सी प्लस प्लस को भी बोला था, क्या सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब विच कवर्स द कंसेप्ट ऑफ ओप्स, है ना, कि जिसमें आप ऐसा बोल सकते हो क्या वी एलोकेट पार्टीशन मेमोरी एरिया, डेटा के लिए अलग अपन मेमोरी एलोकेट करते हैं, अपने फंक्शंस के लिए अलग अपन मेमोरी यहाँ पर एलोकेट करते हैं, है ना। आप ऐसा बोल सकते हो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉलो करवा सकते हो, आप डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करवा सकते हो, है ना, इनकैप्सुलेट करवा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, फिर ओवरलोड करवा सकते हो आप यहाँ पर, है ना, क्लासेस का कंसेप्ट पढ़ते हो यहाँ पर आप, ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट पढ़ते हो आप यहाँ पर, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आती है। फिर आप इसके अलावा ऐसा बोल सकते हो इट इज
है ना। फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोल सकते हैं इसमें, तो नेक्स्ट के केस में मैंने बोल दिया यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट कंसेप्ट इसका आपका यहाँ पर, अरे अच्छा सही था, मल्टीटास्किंग। ठीक है, अब अगर अपन बात करें यहाँ पर ये मल्टीटास्किंग मतलब होता क्या है, तो मल्टीटास्किंग के केस में आप ऐसा बोल सकते हो, नाम से ही समझ में आ रहा है मल्टीटास्किंग, मल्टीपल टास्किंग मतलब मल्टीपल टास्क। अब ये मल्टीपल टास्क मतलब क्या, तो मल्टीपल टास्क मतलब आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि यार आप देखो, जैसा कि आप डे टू डे लाइफ में आपका सेलफोन एक्सेस करते हो, और सेलफोन में आप कोई एप्लीकेशन अगर एक्सेस करते हो, या फिर अपन उसी की बात करें, या ऐसा बोलो कि यार आपके पास में वर्ड है आपके सिस्टम पे, और आपने बोला कि यार मुझे एक वर्ड फाइल प्रिपेयर करना है, तो तुमने एक वर्ड फाइल ओपन करी। अब वर्ड फाइल ओपन करने के बाद में तुमने बोला कि यार मुझे यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन बनाना है। अब डॉक्यूमेंटेशन बनाना है तो तुमने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले तुमने एक पैराग्राफ लिखा। अब एक पैराग्राफ लिखने के बाद में तुमने बोला मुझे इसको बोल्ड करना है, तो तुमने वो पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, और ऊपर बोल्ड का ऑप्शन है, तुमने उस पर क्लिक किया, तो वो तुम्हारा पूरा कंटेंट क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तुमने बोला नहीं मेरे को इटैलिक करना है, तो वहां पे तुमने क्लिक करा तो वो इटैलिक हो गया। तुमने बोला मुझे इसको कलर करना है, तो तुमने कलर पे क्लिक कर दिया और कलर सिलेक्ट कर लिया, तो वो उस स्पेसिफिक कलर का हो गया। तुमने बोला नहीं मुझे इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए, तो तुमने स्पेस सिलेक्ट करा तो बीच में स्पेसिंग आ गई। तुमने बोला नहीं मुझे ऊपर हेडर चाहिए, मुझे फुटर चाहिए, है ना, मुझे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ना, आपका जो फ्रंट पेज है उसका कलर चेंज करना है ना, उसका अलाइनमेंट चेंज करना है। तो अब ये सारे आप जो टास्क परफॉर्म कर रहे हो, जिसमें आपने देखा एक बोल्ड का ऑप्शन हुआ, एक इटैलिक का ऑप्शन हुआ, एक अंडरलाइन का ऑप्शन हुआ, एक कलर का ऑप्शन हुआ, है ना, एक हेडर का ऑप्शन हुआ, एक फुटर का ऑप्शन हुआ, तो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आपके क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं। हर एक थ्रेड अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, और ये जो थ्रेड होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब, तो आप बस अभी इतना याद रखो कि ये जो थ्रेड्स होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन मतलब अपने आप में एक टास्क परफॉर्म करता है। बोल्ड बोल्ड करने का काम कर रहा है, तो ये सिंपली एक थ्रेड हो गया। अंडरलाइन अंडरलाइन करने का काम कर रहा है, ये सिंपली एक थ्रेड हो गया। थ्रेड मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, जो कि अपने टास्क को एग्जीक्यूट करता है। होता क्या है, कैसे क्या वर्क करेगा, ये अपन आगे और डीप में पढ़ेंगे, बट अभी ये याद रखो कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज, फुटर, हेडर, ये सिंपली एक एक थ्रेड हो गए। यहाँ पर मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ आपके काम कर रहे हैं, तो अब आप ऐसा बोल सकते हो कि अब अगर आप यहाँ पर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हो, लाइक फोरग्राउंड कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, इटैलिक कर दिया, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, और ये अगर मल्टीपल टास्क अगर आप एक ही बार में परफॉर्म कर सकते हो, है ना, तो उस केस में आप इसको बोलोगे कि इट इज मल्टीटास्किंग। और मल्टीटास्किंग ये किसके बेसिस पर हो रहा है, थ्रेड्स के बेसिस पे हो रहा है, तो आप इसको क्लासिफाई करोगे मल्टी थ्रेडिंग। मतलब अगर मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेड, देन इन दैट केस वी कैन से दैट इट इज मल्टी थ्रेडिंग, है ना। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मल्टीटास्किंग हो रही है ना, और मल्टीटास्किंग भी किसके बेसिस पे हो रही है, मल्टीटास्किंग ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेड्स, है ना। अब मल्टीटास्किंग हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेड्स, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, इट इज मल्टी थ्रेडिंग। और वहीं मैंने बोला कि यार मल्टीटास्किंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस। अब प्रोसेसेस मतलब क्या, मैंने बोला कि यार तुमको, या तुम ऐसा सोचो कि यार तुमको कॉलेज से बहुत सारा वर्क मिला, लाइक कि तुमको असाइनमेंट भी बनाना है, तुमको पीपीटी भी बनाना है ना, तुमको तुम्हारे कोर्स के नोट्स भी बनाना है, तुमको प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर करना है। तो तुमने क्या करा, तुमने लैपटॉप ओपन किया, एक सबसे पहले तुमने अपना मेल ओपन किया, फिर इधर यूट्यूब पे तुमने सॉन्ग्स प्ले कर दिए, फिर तुमने इधर पीपीटी ओपन करी, फिर इधर विकीपीडिया ओपन कर लिया, फिर तुमको याद आया कि यार तुमको कुछ फोटोज सिलेक्ट करके कोलाज बनाना था, तो तुमने वो वाला ऑप्शन भी ओपन कर लिया। ठीक है, इधर तुम्हारे लैपटॉप पर एक बैकएंड पे मतलब एक गेम चल रहा था, है ना, तो तुमने वो गेम भी ओपन कर लिया कि जब तक ये लोड होगा तब तक मैं काम कर लूंगा अपना, है ना। तो अब इसमें इतने सारे अपने टास्क परफॉर्म करे, और बाय इन केस ऐसा हुआ कि तुम्हारा लैपटॉप हैंग हो गया, तो फिर अब क्या करोगे, तो अपन ऐसा करते हैं ना, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, और जैसे ही कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट करता हूं तो वो आपके पास में टास्क मैनेजर ओपन कर दे देगा। तो वो जो टास्क मैनेजर आपको ओपन कर देगा, तो वहां पे जो दिखेगा कि सबसे पहले जीमेल ओपन है, फिर दिखेगा आपका गेम ओपन है, फिर दिखेगा आपका यूट्यूब ओपन है, फिर दिखेगा कि यार आपने यहाँ पर वर्ड ओपन करके रखा हुआ है। तो अब ये जो देकर रखा हुआ है, इसमें आप किसी भी एक को सिलेक्ट करके जो
क्लोज करोगे या एक को सिलेक्ट करके जो एंड करोगे, तो यहाँ पे दिखने वाले ये सारे ऑप्शंस आपके कहलाते हैं प्रोसेसेस। जब जैसे मैंने बोला वर्ड फाइल, तो वर्ड के अंदर आपने क्या देखा था, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, कलर वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑप्शन, और उन सबको मिलाकर क्या बन गया यहाँ पर एक प्रोसेस, बोले तो पूरा वर्ड बन गया। फिर मैंने बोला कि यार इधर मेरा गेम था, तो गेम के अंदर क्या था, गेम के अंदर साउंड का ऑप्शन था मेरे पास में, ग्राफिक्स का ऑप्शन था मेरे पास में, लेवल्स का ऑप्शन था मेरे पास में, है ना, कलर का ऑप्शन था, तो उन सबको मिला के क्या बन गया मेरा एक प्रोसेस। फिर मैंने बोला कि यार यूट्यूब, तो यूट्यूब के अंदर यूट्यूब क्या हो गया, पूरी एक प्रोसेस हो गई। अब ये पूरी जो प्रोसेसेस बन रही है, तो यहाँ पे मल्टीपल टास्क हो रहे थे इन प्रोसेसेस से, तो मैं क्या बोलूंगा, मल्टीटास्किंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस, तो वो कहलाता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग। समझ में आया क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, और वहीं पर फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि यार आपने देखा था कि यार जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डायनामिक, है ना, याद हो तो डायनेमिक मतलब मैंने एक चीज बताई थी क्या, कि या डायनेमिक मतलब नहीं बताई थी मैंने, इंटरप्राइज एप्लीकेशन बताया था, है ना, क्या विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, है ना, तो डायनेमिक नहीं, अपन उसको डिस्ट्रीब्यूटेड करते ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये क्या करेगा, सिंगल नेटवर्क पे डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन पे क्या करेगा, वर्क करेगा। लाइकवाइज आप इसका एग्जांपल देखो तो ऐसा बोल सकते हो कि यार एक पूरी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में अगर मल्टीपल फ्लोर्स है, और वो पूरी बिल्डिंग में जो मल्टीपल फ्लोर्स है उस पे पूरे पे एक ही ऑफिस है, तब ऐसा तो होगा नहीं ना कि यार वो एक एप्लीकेशन, मतलब 4 फ्लोर है तो 4 एप्लीकेशन बनवाएगा, और 4 एप्लीकेशन बनाने के बाद में हर एक फ्लोर पे अलग अलग एप्लीकेशन वर्क करेगी, नहीं। आपका पूरा जो कंपनी का एक एप्लीकेशन रहेगी, वो पूरी एक एप्लीकेशन आपके नेटवर्क से हर एक सिस्टम पे क्या रहेगी, कनेक्टेड रहेगी, कि अगर एक जगह चेंज होता है या एक जगह कोई मैसेज डिस्प्ले होता है, तो वो पिंग करते हुए सारे सिस्टम्स पे वहां पे विजिबल होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर मतलब एक सिंगल नेटवर्क पे अलग अलग जोग्राफिकल रीजन पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर वो क्या होगी, एक्सेसिबल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर अपन बात करें फीचर्स ऑफ जावा की, तो आप ऐसा बोल सकते हो इट इज सिंपल, सिक्योर, पोर्टेबल, है ना, मशीन इंडिपेंडेंट, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस, यूनिकोड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, मल्टीटास्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर।